अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, 3 ख़बरों के साथ मैं आज आपके सामने आया हूं। सबसे पहली ख़बर तो ये कि पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं वो बिल्कुल बेकाबू हो गए हैं और पाकिस्तान की जो टीम है, हुकूमत है और शहबाज शरीफ साहब की जो पूरी टीम है, उसने अब बाकायदा पाकिस्तान के असासे बेचना शुरू कर दिए हैं। देखें, गिरवी रखना नहीं, बेचना शुरू कर दिए हैं। और दूसरी ख़बर यह है कि साबिक़ वफाकी वज़ीर हाजी ग़ुलाम सरवर ख़ान जो है, उनका भी एक इम्तिहान शुरू हो गया और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। उसकी क्या तफ़सील है वो भी आपको बताएंगे। और तीसरा कि गुज़श्ता कई महीनों से इमरान ख़ान के हक़ में बात करने वाले और ख़ास तौर पर कानून के हवाले से दलाइल देने वाले सरदार लतीफ़ खोसा ने कप्तान की हिमायत की जो पहली कीमत है वो बाकायदा अदा कर दी है। ये 3 ख़बरें जो आज आपके सामने बयान करनी है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पाकिस्तान ने अपने असासे बाकायदा बेचना शुरू कर दिए हैं। ये लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि 3 कैटेगरीज़ होती हैं। पहली बात तो ये होती है कि पहले हम प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं। कौमी असासे होते हैं, कौमी एसेट्स होते हैं और उनको नेशनलाइजेशन और उसके बाद फिर प्राइवेटाइजेशन। भुट्टो के दौर में नेशनलाइजेशन की गई थी कि ये जो असासे थे वो कौमिया लिए गए थे, गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में बाकायदा ले लिए थे। लेकिन बाद में उसकी डी नेशनलाइजेशन होती रही या प्राइवेटाइजेशन होती रही, वो असासे प्राइवेट सेक्टर को, लेकिन पाकिस्तानियों को बेचे जाते रहे और उनके हवाले किए जाते रहे। उसके बाद कुछ मज़ीद हालात ख़राब हुए तो हमने गिरवी रखने शुरू कर दी चीज़ें। मिसाल के तौर पर हमने एयरपोर्ट्स गिरवी रखने शुरू कर दिए, हमने अपनी जो मोटरवेज़ थी वो गिरवी रखने शुरू कर दी और दीगर जो असासाजात थे उनको दूसरे दोस्त ममालिक या किसी बैंकों के पास या इंटरनेशनल जो फंड्स हैं, मॉनिटरी फंड्स हैं, उनके पास हमने उन चीज़ों को गिरवी रखना शुरू कर दिया। वहाँ से हमें इतने डॉलर्स मिल जाते थे कि हम अपना गुज़र औकात करते थे। हमने जो कर्ज़ लिया हुआ था उस पर किस्तें अदा कर देते थे या बाज़ का जो सूद की कीमत है वो अदा कर लेते थे और बाकी अपने अलल्लो तलल्लो में और अपने खुद खर्च कर लिया करते थे। लेकिन अब सूरत हाल ये हो गई है कि अब हमें कोई शख्स हमारी चीज़ें गिरवी रखने के लिए भी तैयार नहीं है। बल्कि गुज़श्ता रोज़ 2 चीज़ें पाकिस्तान के हवाले से बड़ी हैरानकुन थीं और बड़ी शर्मिंदगी का बायस थीं। ये कि पाकिस्तान ने LNG ख़रीदने के लिए पूरी दुनिया से रब्ता किया, किसी गवर्नमेंट, किसी प्राइवेट सेक्टर ने पाकिस्तान के टेंडर का जवाब तक नहीं दिया। इसी तरीके से पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों से जो तेल और गैस के ज़खायर की दरियाफ्त के हवाले से काम है, उस हवाले से भी टेंडर किए गए थे, लेकिन किसी इंटरनेशनल कंपनी ने उसमें दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की, बल्कि सिर्फ 2 लोकल कंपनियां थी जिसने सिर्फ 1 या 2 जो है प्रोजेक्ट्स पर काम करने की हामी भरी या तैयारी की। जबकि ये 15 से 16 जगह ऐसे हैं जहां पाकिस्तान गैस और तेल तलाश कर सकता है और वो इस हवाले से चाहता है कि उनका आलमी कंपनियों से मुआहदा हो। दूसरी तरफ पाकिस्तान की LC खोलने के लिए भी, बैंक अकाउंट में जो LC होती है वो खोलने के लिए भी कुछ बैंक्स तैयार नहीं है और कुछ ममालिक भी तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान को बहुत ही मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है और ये जो जून है ख़त्म होने में आखिरी हफ्ता बाकी है, लेकिन अभी तक IMF ने पाकिस्तान को कोई लिफ्ट नहीं करवाई। अभी तक उसके जो 29 जून तक के जो प्रोग्राम है उसमें पाकिस्तान से मुलाकात का कोई जिक्र नहीं है। बहुत कोशिश कर चुके हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कि उनका IMF से मुआहदा हो जाए, लेकिन उसके कोई आसार नज़र नहीं आते। जिसके बाद गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ साहब ने कम से कम 1 दर्जन सफ़ीरों से मुलाकात की, उनसे ऑडियो वीडियो सेशन किए और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो IMF से कहें कि हमसे मुआहदा कर ले। इस IMF से मुआहदा न होने की वजह से बहुत सारी मुश्किलात पेश आ रही हैं। यही वजह है कि इस सारी सूरत हाल में ख़ुद आर्मी को, पाक फ़ौज को मैदान में आना पड़ा है, आर्मी चीफ़ को ख़ुद मैदान में आना पड़ा और गुज़श्ता रोज़ का जो इजलास था उसमें आर्मी चीफ़ भी उसमें शरीक थे और एक नया मनसूबा शुरू करने का ऐलान किया गया है जिसका 2035 तक कुछ इम्पैक्ट सामने आ सकते हैं। लेकिन आज की जो मैं बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान ने अब फैसला किया है कि पाकिस्तान के एसेट्स को बाकायदा फ़रोख्त करना शुरू कर दिया जाए। एक बात मैं वैसे ख़ुद भी सोचता रहता हूँ, आप भी सोचते होंगे कि पाकिस्तान के इतने मुश्किल सूरत हाल हैं कि पाकिस्तान को जनाब सूद भरना है। 14,000 अरब रुपए टोटल पाकिस्तान का बजट है, उनमें से आधा जो है वो सूद में चला जाता है। तो पाकिस्तान के पास बाकी क्या बचेगा कि वो इस सारी सूरत हाल का सामना कर सके। ये बात अलग है कि हुक्मरानों ने अपने अल्लाह अपने अखराजात, अपने जनाब शाहाना प्रोटोकॉल, अपनी शाहाना सूरत हाल के लिए पैसे रखे हुए हैं। आपको याद है कि पंजाब में इलेक्शन के लिए 20 अरब की ज़रूरत थी,
और अब बजट में पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए 47 अरब रुपए रखे गए हैं। उस वक्त 20 अरब रुपए पाकिस्तान के पास ने देने से इनकार कर दिया था और पंजाब और केपी में ये इलेक्शन नहीं हो सके थे। लेकिन इस बजट को भी देखा जाए तो 90 अरब रुपए वज़ीर आज़म का सवाबदीदी फ़ंड रखा गया है, यानी ये वो 90 अरब रुपए हैं जो वज़ीर आज़म कहीं भी खर्च कर दें, किसी को भी दे दें तो उनसे कोई बाज़ पुरस नहीं होगी, वो उनका अपना सवाबदीदी फ़ंड है। यानी पाकिस्तान में अपने अखराजात के लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान है कि डूबता जा रहा है। इसी वजह से आर्मी चीफ को भी दरमियान में आना पड़ा और अब बाकायदा एसेट्स को बेचना शुरू कर दिया है। अब ये बाकायदा गिरवी नहीं रखे जा रहे, डी नेशनलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन भी नहीं हो रही, बल्कि कराची पोर्ट का जो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल है उसको सोचा जा रहा है कि वो यूएई के हवाले कर दिया जाए। इस हवाले से जो काबीना कमेटी थी उसने बाकायदा मंजूरी दे दी है और उनसे मुज़ाकरात भी हैं, और जल्दी इतनी में है कि ये कहा जा रहा है कि ये जून ख़त्म होने से पहले पहले उनको हैंड ओवर कर दिया जाए। मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये पाकिस्तान के इस मुश्किल हालात के बावजूद भी लोग हुकूमत से चिमटे हुए क्यों हैं? एक वजह तो वही कि सवाबदीदी अखराजात बहुत ज़्यादा, जितने मर्जी कर लें कोई पूछने वाला नहीं है। और दूसरा, आपको याद होगा कि दो हवालों से गुफ्तगू की थी। एक, आसिफ जरदारी ने कहा था कि ऐसी बात नहीं है, अभी बहुत कुछ बेचने को बाकी है, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बेचकर हम कुछ अरसे तक पाकिस्तान चला सकते हैं और बड़े माशाल्लाह खूब खुला खर्च भी कर सकते हैं। यही सूरत हाल पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने भी की। उन्होंने कहा कि दिवालिया का शोर मचाया जा रहा है, हमारे पास बेचने को बहुत कुछ है। इसकी आप मिसाल ऐसे ले लें कि एक जुआरी हो, अब किसी घर का नौजवान, और उसके पास कुछ भी ना हो तो वो फिर नज़र जमा लेता है कि नहीं, अभी तो मैंने जनाब अपने बाप की कार बेच देनी है, अभी तो मैंने अपनी मोटरसाइकिल बेच देनी है, अभी मैंने अपने माँ का भी जेवर भी बेचने के लिए मौजूद है, अभी घर का फ्रिज भी बेचा जा सकता है, अभी वो फ़लाँ जो प्लाट है वो भी बेचा जा सकता है। मतलब अल्लों तल्लों पर ख़र्च करनी है, जुआ खेलना है या मनशात में ख़र्च करने हैं, क्यों? अभी कुछ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान अगरचे इस वक्त अधमुआ हो गया है, लेकिन वो कहते हैं कि अभी इसमें बहुत कुछ है। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। शायद उन्होंने तो पाकिस्तान के टैलेंट के हवाले से बात की होगी, लेकिन इस शेर को जो पाकिस्तान का हालिया तनाजुर है सियासतदान, वो इस नज़र से देख रहे हैं कि अभी बेचने को बहुत कुछ है, अभी फ़लाँ चीज़ भी बेची जा सकती है, फ़लाँ चीज़ भी बेची जा सकती है, फ़लाँ चीज़ को भी बेचा जा सकता है, और जितने में मर्जी बेचेंगे कौन पूछने वाला होगा। आप एक नशा पूरा करने के लिए एक नशई कार को जितने में मर्जी फ़रोख्त कर दे, और जब जल्दी करेगा कि मैंने अभी बेचनी है तो औने पौने दाम ही लगेंगे उसके। तो ये जरदारी साहब हों, इसहाक डार साहब हों, शरीफ बरादरान हों, उनका तरीक़ाकार ये है, वो कहते हैं जी अभी हम नाउमीद नहीं है, अभी पाकिस्तान में बहुत कुछ है, बस आपको बेचने का तरीक़ाकार आना चाहिए। और ये वो लोग हैं जिनका अपना यहाँ कोई सरोकार नहीं, इन्होंने अपनी सारी की सारी दौलत बाहर रखी हुई है, इनके तमाम एसेट्स बाहर हैं, इनकी औलादें बाहर हैं, वहाँ सेटल्स हैं, वो गैर मुल्की उन्होंने नेशनैलिटियाँ ली हुई हैं, ये सिर्फ यहाँ हुक्मरानी करने के लिए आते हैं। पिछले दिनों इसहाक डार साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर बड़ी तनकीद की थी, और उन्होंने कहा था कि ये पैसे नहीं लाते, ये सिर्फ अपने मुर्दों को दफनाने के लिए पाकिस्तान में आते हैं। तो जो हमारे पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, इनकी भी औलादें, सब कुछ एसेट्स वगैरह बाहर हैं, ये तो दफनाने के लिए भी नहीं आते, ये तो सिर्फ यहाँ पर हुक्मरानी करने के लिए और ये देखने के लिए आते हैं कि किस चीज़ को बेचकर कितना पैसा वहाँ से कमाया जा सकता है। ये टोटल जनाब एसेट्स है। तो अब जनाब वो जो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल होगा वो होगा पाकिस्तान में, कराची में होगा, लेकिन पाकिस्तान का उस पर हक नहीं होगा, वो यूएई को बेचा जा रहा है। और मुत्तहिदा अरब अमारात के बहुत सारे पोर्ट्स हैं, उसमें जो अबू ज़हबी पोर्ट्स हैं वो इसे खरीद लेगा और उसका सारा कंट्रोल होगा। अब पाकिस्तान का एरिया होगा, पाकिस्तान की जनाब धरती होगी, पाकिस्तान का पानी, पाकिस्तान का बंदरगाह होगी कराची की, लेकिन पाकिस्तान अगर कोई अपना कंटेनर वहाँ खड़ा करना चाहेगा तो उसके किराया देगा अबू ज़हबी को, क्योंकि हमें डॉलर्स की ज़रूरत है, हम उनसे फौरी तौर पर डॉलर वसूल करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान के दौर में एक जजीरा वहाँ आबाद करने का सोचा, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने कहा था कि नहीं, ये सिंध हुकूमत के जनाब एसेट्स हैं और हम नहीं इसको हुकूमत पाकिस्तान को नहीं देंगे कि वो जनाब इन पर कब्ज़ा कर ले। लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, ये हम खुद करेंगे। ना उन्होंने खुद किया
और ना इमरान खान को करने दिया। लेकिन अब पाकिस्तान की जो कराची की पोर्ट है वो बाकायदा यूएई के हवाले की जा रही है, उनको बेची जा रही है। लेकिन चूँकि हिस्सा मिल रहा है लिहाजा कोई एहतजाज नहीं है, कोई शोर नहीं है, बल्कि सब कुछ अच्छा ओके की जनाब रिपोर्टें हैं। तो ये दूसरी खबर थी जनाब। और दूसरी खबर ये है कि साबिक वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर को जनाब गिरफ़्तार कर लिया। ग़ुलाम सरवर आपको पता है कि चौधरी निसार के मुकाबले में इलेक्शन लड़ते हैं, और पीटीआई में चौधरी निसार के ना आने की वजह भी ये थी कि यहाँ पर चौधरी सरवर साहब यहाँ मौजूद थे, ग़ुलाम सरवर साहब मौजूद थे, और ग़ुलाम सरवर साहब को अपने दोस्त के घर में मौजूद थे, कहीं छुपे हुए थे, और उनको उनके बेटे मंसूर हयात वो भी MP MNA हैं, और जो उनके भतीजे हैं अम्मार सदीक वो भी साबिक MP हैं, उन समेत इन तीनों को वहाँ से गिरफ़्तार किया गया है। गुज़श्ता 1.5 माह से बहुत पूरी कोशिश कर रही थी पुलिस कि उनको गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन वो गिरफ़्तार नहीं हो रहे थे। अब उनको गिरफ़्तार किया गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी एजेंसियों और पुलिस के पास इतने टैक्टिक्स हैं कि चंद दिनों में इंशाअल्लाह वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो आकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सारे मामला धुल जाएँ। गुज़श्ता रोज़ जो इमरान खान साहब ने कहा था जी कि मैंने पंजाब में 400 लोगों को टिकट दिए लेकिन सिर्फ 40 को तोड़ा जा सका, तो ये भी एक ताना है साबज़र है हमारी इस्टेब्लिशमेंट पर और हमारी गवर्नमेंट पर कि देखें इतने अरसे में हम सिर्फ 40 तोड़ चुके हैं, और अभी तक इमरान खान बड़े फ़ख्र से कह रहा है कि सिर्फ 40 तोड़े हैं। तो अब जनाब इस 400 के 400 लोगों को तोड़ना है। तो इस हवाले से अब एक्सपेक्टेड है कि जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, किस तरह ब्लैकमेल किया जाता है, किस तरह उनके घर वालों को और दूसरे लोगों को मजबूर किया जाता है कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में आ जाएँ, या कम अज़ कम PTI फौरी तौर पर छोड़ने का ऐलान कर दें। ये आखिरी बात हम करेंगे सरदार लतीफ़ खोसा साहब। सरदार लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान के जो आइनी इदारे के हवाले से बड़ी गुफ्तगू कर रहे थे, सीनियर वकील हैं, सीनियर कानूनदान हैं। वो उन्होंने सबसे पहले 2 केसेस को हवाले से उन्होंने ज़िम्मेदारी ली। एक तो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अब्दुल रज़ाक शर एडवोकेट का कोयटा में कत्ल का मुकदमा है, उन्होंने कहा जी मैं उसमें से इमरान खान का नाम बाहर निकलवाऊंगा। और दूसरा जो उन्होंने कहा था कि ये फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ मैं इंशाअल्लाह वकालत करूंगा, और उन्होंने कहा जी कि मुझे फ़ख्र है कि मैं इमरान खान की लीगल टीम का हिस्सा बन रहा हूँ। इस पर जनाब बहुत नागवार गुजरा है पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी में वो अगरचे पहले भी एक्टिव नहीं थे, लेकिन अब उनको पहली कीमत अदा करनी पड़ी है, और पीपल्स पार्टी ने उनकी बुनियादी जो रुकनीत थी, कोई ओहदा उनके पास पहले नहीं था, जो बुनियादी रुकनीत थी वो अब मुअत्तल कर दी है। ये पहली कीमत है। अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या कीमत अदा करनी पड़ती है। हो सकता है सरदार लतीफ़ खोसा को भी और कोई मुकदमा भी ना मिला तो 9 मई का मुकदमा तो है, उसमें शरपसंदी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। सामीन, ये अब तक की मेरी जनाब 3 खबरें थी जो आपकी खिदमत में पेश की। इंशाअल्लाह मज़ीद ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।